अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी में कह रहे हैं अ ट्राइंगल कैन बी मैप्ड ऑन टू द ट्राइंगल ए अंडर अ रोटेशन। अब जो आपके पास ये सी ट्राइंगल है, ये सी ट्राइंगल मैप हो रहा है ऑन टू ट्राइंगल ए में, यानी ये ऑब्जेक्ट है और हम इसको प्री इमेज भी कह सकते हैं। प्री इमेज फॉर्म्ड हो रही है इमेज में अंडर अ रोटेशन में। तो फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन। तो अब ये सी ट्राइंगल मैप हो रहा है ए में, तो मैं इसके वर्टिसेस को पी क्यू आर का लेबल करूंगी और जो इसकी इमेज फॉर्म होगी उसको पी प्राइम क्यू प्राइम एंड आर प्राइम से लेबल करूंगी। अब आप इसकी स्केलिंग देख लीजिए क्योंकि इसका जो ये वाला वर्टेक्स है ये 5 पे आ रहा है, तो मैंने इसको इसकी इस स्केलिंग के अलॉन्ग ये 4 और 6 के बिटवीन आ रहा है, यानी 5 इसकी कोऑर्डिनेट है और इसके 6 और 7 के दरमियान 7 कोऑर्डिनेट है। तो मैंने इसको अपने पास जो ग्राफ ड्रॉ किया है उस पे मैंने इसको बाय यूजिंग 1 2 3 स्केलिंग किया है। तो वहाँ पे ये 4 और 6 के दरमियान 5 पे एक वर्टेक्स उसका कॉन्साइड कर रहा था, तो 4 और 6 के दरमियान 5 पे ये सी का जो वर्टेक्स 5 पे आ रहा था, वहाँ पे उसको मैंने इस पॉइंट में एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी स्केलिंग लेके यहाँ प्लॉट किया। ठीक है, सेम ही स्केलिंग मैंने ली है, बट वहाँ पे वो जो स्केलिंग है वो मर्ज फॉर्म में थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाई है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा कि अगर आप मर्ज फॉर्म में बनाएं। ठीक है, तो अगेन सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए मैं दो पॉइंट्स को देखूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी अगर मैं यहाँ पे P ले रही हूँ, ओरिजिनल पॉइंट में P ले रही हूँ, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो P प्राइम आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगी। अब आप ये देखें, अगर मैंने इसको लेबल PQR किया और आप देखें ये फिगर इस तरह से रोटेट हो रही है, तो जो P का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो P प्राइम ये वाला होगा। ठीक है, यानी ये पॉइंटेड है तो ये इस पे लाके ओवरलैप करें आप, तो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। इसी तरह से ये Q बेस लाइन पे था, तो Q जब ये ओवरलैप होगा यहाँ पे आके, तो इसकी इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म हो रही होगी, और R जो है उसकी R प्राइम पे। तो आप क्या करेंगे कि P और P प्राइम के वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक लाइन डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक लाइन डिफाइन कर दी। अब आपके पास ये एक लाइन है, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इसका रेडियस मोर देन हाफ ओपन करूँगी। यहाँ पे ये मोर देन हाफ डिस्टेंस आ रहा है, तो मैंने इसका रेडियस लिया और एक आर्क मैंने डिफाइन किया है अबव द लाइन और बिलो द लाइन, और वो किस पॉइंट पे रख के डिफाइन किया है, वो P पॉइंट पे रख के डिफाइन किया है। तो अबव द लाइन एक आर्क यहाँ आ गया, इसी तरह से डाउनवर्ड या बिलो द लाइन एक आर्क यहाँ डिफाइन हो गया, ये एक आर्क हो गया, एक अबव एक डाउनवर्ड। अब इस आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए मैं कंपास को रखूँगी P प्राइम पे। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर रही हूँ। P से P प्राइम जो लाइन डिफाइन हो रही है इसका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो एक पॉइंट में P सेलेक्ट करूँगी और एक पॉइंट में P प्राइम सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, अब उस पर विद सेम रेडियस जो मैंने P पे रखा था वही रख के मैंने एक आर्क अबव डिफाइन किया और इसी तरह से एक आर्क बिलो डिफाइन किया। अब आपकी इस फिगर में एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पेंसिल है वो शार्प एज की हो, यानी पॉइंटेड एज हो उसकी, और आपकी जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी हो। ठीक क्लियर है। अब यहाँ पे देखें कि इसने प्रीवियस आर्क को कट किया तो यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हुआ, इन दोनों जगह पे एक पॉइंट जनरेट हो रहा है जहाँ पे दो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें। तो पहले तो मैं रूलर को प्लेस करके पहले सेट करूँगी कि किस डायरेक्शन पे या किस लाइन पे ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। पहले आप स्केल को सेट करें, उसके बाद लाइन डिफाइन करें। ठीक है, ये यहाँ पे एक लाइन डिफाइन हो गई। अब ये लाइन है आपके पास M1, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, और M1 को यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ कि क्या है। M1 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? P एंड P प्राइम का। इसी तरह से अब आपको दूसरा एक वर्टेक्स लेना है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लेना है, उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं दूसरा वर्टेक्स जो ले रही हूँ वो Q और Q प्राइम ले रही हूँ। अगर मैं देखूँ R और R प्राइम, तो इसका डिस्टेंस वैसे बहुत कम आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ Q और Q प्राइम का डिस्टेंस ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे Q और Q प्राइम को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दी। अगेन मैं देखूँगी कि वो दोनों पॉइंट्स किस लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे ही मुझे लाइन मिल गई तो मैंने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दी। ठीक है, ये यहाँ तक लाइन होगी, ये एक्सटेंडेड लाइन मुझसे गलती से लग गई है, इसको मैं वाइटो कर दूँगी। अब आप देखें
कि जो मेरे पास लाइन है ये टोटल क्यू और क्यू प्राइम तक लाइन है। जो एक्स्ट्रा लाइन मुझसे लग गई थी उसको मैंने वाइटो कर दिया है, ठीक है। सिर्फ मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए क्यू और क्यू प्राइम तक। अब आप देखिए क्यू से क्यू प्राइम तक जो भी लाइन की लेंथ आ रही है उसके हाफ से ज़्यादा आपको कंपास ओपन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें, ये जो मेरा कंपास ओपन है ये हाफ से ज़्यादा ही ओपन है तकरीबन, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं आती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक और हाफ लेती हूँ तो ये एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब है आपके हाफ से ज़्यादा का रेडियस ओपन है। तो आपने एक क्यू पॉइंट पे रख के एक आर्क डिफाइन किया है अबव दी लाइन, ठीक है, अबव दी रेड लाइन, क्योंकि मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है अबव दी। और इसी तरह से आपने इसको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे आपने रख के एक आर्क डिफाइन कर दिया अबव दी लाइन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपने एक लाइन आर्क डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये एक आर्क हो गया। अब दूसरा जो मुझे आर्क लगाना है वो क्यू प्राइम पे रख के लगाना है, ठीक है। तो क्यू प्राइम पे रख के मैंने एक आर्क डिफाइन किया। देखें अब यहाँ पे ये जो आर्क है ये इस आर्क को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा अभी, लेकिन अगर मैं इस आर्क को एक्सटेंड कर दूंगी तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, जो कि मैं अभी करती हूँ। अब आपने क्यू पे रख के एक आर्क इस तरह से डिफाइन किया अबव दी लाइन, और एक आर्क आपने डाउनवर्ड दी लाइन डिफाइन किया, ठीक है। अब आप देखें कि प्रीवियस आर्क इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस क्यू प्राइम पे रख के आर को एक्सटेंड कर दूंगी। थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी तो देखिएगा कि वो प्रीवियस आर को कट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा जो आर्क आप डिफाइन करें वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड डिफाइन कीजिएगा, ताकि आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सके दोनों आर्क का। अगर वो नहीं आएगा तो आपको ऑब्वियसली फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंडेड ही पहले बनाएं, फिर जितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है उसको रख के बाकी सारा एक्स्ट्रा आर्क जो है वो रिमूव कर दें। तो अबव दी लाइन और ये डाउनवर्ड दी लाइन। अब आप देखें यहाँ पे 2 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं इस आर्क के इंटरसेक्शन पे। एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये दोनों आर्क यहाँ पे कट कर रहे थे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें, और वो लाइन जो है वो क्यू और क्यू प्राइम के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। सबसे पहले रूलर को प्लेस करके आप लाइन को देखिए कि वो किस साइड पे कोइंसाइड कर रही है। अब जैसे ही आपके पास लाइन आ गई, यहाँ दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देखेंगे कि आपके पास ये जो आर्क एक्स्ट्रा आर्क थे ना, इसको रिमूव कर दें ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आपका ग्राफ लगे। अब ये दोनों आर्क जो है वो थोड़े से क्लियर लग रहे हैं। अब यहाँ से भी आपने इस आर्क को और इन आर्क को रिमूव कर दिया, ठीक है। ये तो प्रीवियस वाला आर्क आ रहा था इतना बड़ा, तो यहाँ से मैंने इसको इतना रिमूव कर दिया और यहाँ से इतना रिमूव कर दिया। अब देखें इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क का, वो मुझे विजिबल हो गया आराम से, जितने एरिया पे वो फॉर्म हो रहा था। तो पहले जो ये ब्लू वाली लाइन थी, आप देखें इसका एक आर्क किया आ गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब देखिए जो ब्लू वाली लाइन थी इसका ये आर्क, एक तो ये वाला आर्क आपको विजिबल हो गया, ठीक है, जिससे ये लाइन का ये वाला पार्ट आया था। और एक ब्लू वाली लाइन के नीचे जाइए, ये वाला एक आर्क आपको डिफाइन हो रहा है, ये वाला एक आर्क आपको डिफाइन हो रहा है जो ब्लू लाइन को कट कर रहा है, यानी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया था। और ये जो रेड वाली लाइन है इसका आर्क ये रहा, ठीक है, इसका ये आर्क ये रहा जहाँ पे ये पॉइंट आया है इसका, और एक ये वाला पॉइंट आया, जिनको हमने ज्वाइन करके लाइन डिफाइन कर दी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि M2 रेड से मेंशन करना था। M2 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है Q एंड Q प्राइम का। क्लियर है। अब आप मुझे देख के बताइए ये दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप चाहें तो यहाँ से आर्क को रिमूव भी कर सकते हैं पेंसिल से, ये देखने के लिए कि दोनों लाइंस जो हैं ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं थोड़ा जूम, अच्छा तो यहाँ पे जो है मैंने जूम किया हुआ है, तो आप देखें कि ये जो ब्लू लाइन है ये इस तरह से फॉर्म हो रही है, और ये जो रेड लाइन है ये इस तरह से आ रही है। तो आप देखिए तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो अगर मैं गौर से देखूँ इन दोनों लाइंस का ये वाला पॉइंट, यानी ये एक लाइन यहाँ से आ रही है और ये वाली एक लाइन यहाँ से आ रही है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है। अगर आपको भी यहाँ पे विजिबल हो तो आप देखें ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब ये पॉइंट जो है ये मुझे शो करेगा सेंटर, सी से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। अब ये देखिए ये पॉइंट जो है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपको क्या डिस्टेंस दे रहा है 5, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या डिस्टेंस दे रहा है 2। इसका मतलब है जो इसका सेंटर है वो हो जाएगा 5, 2 पे। तो अब मैं जूम आउट करके इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ।
कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ रोटेशन मेरे पास आया है वो है 5,2। ठीक है, इसके बाद अब मुझे फाइंड करना है इसका सेंटर वो एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन के लिए सबसे पहले तो मैं वो सेंटर ऑफ रोटेशन देखूंगी कि जो मेरे पास फॉर्म हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन को हमें देखना है क्या है। इस सेंटर ऑफ रोटेशन से हमें क्या देखना था कि एक ओरिजिनल पॉइंट और एक इसका रोटेटिंग पॉइंट जो आया है आफ्टर रोटेशन, वो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या इस सेंटर से पास कर रही है। अगर वो पास कर रही होगी तो हम उसका एंगल आराम से देख सकते हैं कि वो क्या बन रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में वो 180 बन रहा था। अब यहाँ देखें, यहाँ से ऐसी कोई भी लाइन नहीं है P और P प्राइम की एंड Q और Q प्राइम की जो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही हो, जो यहाँ से पास कर रही हो। ठीक है, यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पास कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर देखें कि मैंने P और Q को तो यहाँ पे ज्वाइन किया था और वो कहीं से भी इस पॉइंट से पास नहीं कर रहे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक और वर्टेक्स रह गया है R, जिसको अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से गुजारने के लिए एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँ, एक ये लाइन बनाऊँ। ठीक है, और यहाँ से उसको इस पॉइंट से पास करते हुए R प्राइम तक ले जाऊँ, यानी जो ओरिजिनल पॉइंट है और जो उसका रोटेटिंग पॉइंट है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है आपस में। इन दोनों को मैं एक दूसरे से किस तरह से मिला सकती हूँ, तो एक मैंने इस सेंटर से एक लाइन डिफाइन की और इसी सेंटर से एक और लाइन डिफाइन की जो इन दोनों को मिला रही है। तो आप देखें ये लाइन किस तरह की फॉर्म में बन रही है। ये लाइन यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने इस ओरिजिनल पॉइंट से ज्वाइन किया और इसी सेंटर से मैंने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज आई है उसको ज्वाइन किया। तो ये देखें आप, इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि जो एंगल है इनके दरमियान, एंगल जो फॉर्म हुआ वो हुआ 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है। अब 90 डिग्री एंगल जो है वो क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ देखिए कि इस फिगर को मुझे रोटेट करवाना था इस फिगर में। ठीक है, तो ये फिगर इस तरह से रोटेट हुई है, तो इनके दरमियान एंगल क्या बना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इनके दरमियान जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखें, ये तो प्रॉपर मेथड था कि हमने ओरिजिनल पॉइंट और उसके जो रोटेटिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन किया और वो ज्वाइंट जो उनका ज्वाइंट पॉइंट है, यानी वो ज्वाइन जो कर रही हैं वो सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजर के कर रही हैं। अब आप देखें थ्रू डायरेक्ट मेथड, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप देखें कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला प्री इमेज। इसकी बेस लाइन को आप देखिए जो कि QR है। इसकी बेस लाइन रोटेट होने के बाद, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें रोटेशन है, रोटेट होने के बाद जो इसकी बेस लाइन है वो चेंज हो रही है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जब कभी रोटेशन के बाद वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो रही है, यानी वो पूरी लाइन की बेस ही चेंज हो रही है, तो उनके दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री का। इससे पहले वाले पार्ट में जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में क्या था कि जो ओरिजिनल इमेज थी उसकी बेस थी हॉरिजॉन्टल लाइन पे और रोटेटिंग के बाद उसकी बेस दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन गई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो इनके दरमियान एंगल हो गया 180 डिग्री का। बी पार्ट में क्या था, जो प्री इमेज थी उसकी बेस वर्टिकल लाइन पे थी, लेकिन रोटेशन के बाद ये वर्टिकल लाइन चेंज हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस तरह से इसकी बेस लाइन फॉर्म हो गई, तो इनके दरमियान एंगल फॉर्म हुआ 90 डिग्री का। ये क्लियर है। अब आ जाइए पार्ट सी पे।